सभी का स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित परीक्षाएं सेट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और विभिन्न प्रकार की आरपीएससी तथा राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परीक्षा के द्वारा होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें आज पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम पंचायती राज के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो पंचायती राज की व्यवस्था की झलक हमें मौर्य शासनकाल के दौरान देखने को मिलती है। यानी मौर्य शासनकाल के दौरान जो कि मैग्निस्नीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में जो 5 समितियां बनाई गई थी, उन समितियों में आपको नगरीय शासन के बारे में जानकारी देखने को मिलेंगी। यानी हमें इसका बारे में मौर्य शासन के बारे में जानकारी, मौर्य शासन से हमें पंचायती राज व्यवस्था का झलक देखने को मिलती है। यानी स्थानीय स्वशासन का झलक हमें मौर्य शासन काल में देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अकबर के टाइम अकबर के टाइम एक दरबारी कवि था अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी में भी स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अबुल फजल जो इनका दरबारी कवि था और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। इसमें भी स्थानीय स्वशासन की झलक देखने को मिलती है। फिर हमें इसी इतिहासक्रम में आगे बढ़ते हैं तो ब्रिटिश शासनकाल, किसमें? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पहली बार भारत में इसकी नींव 1688 में मद्रास निगम की स्थापना से, किसकी स्थापना से? मद्रास नगर निगम की स्थापना से स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई थी। इसके बाद अगर हम आगे सने सने बढ़ते हैं तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन एक उदारवादी गवर्नर था और इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली थी, स्थानीय स्वशासन को एक मजबूती प्रदान की थी, स्थानीय स्वशासन का सबसे ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो याद कर लेना, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये लॉर्ड रिपन कौन था? स्थानीय स्वशासन का इसको जनक कहा जाता है, जो भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। इसने भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूती दी थी, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था। अब आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, एम गांधी की बात कर रहे हैं हमें। महात्मा गांधी ये वह व्यक्ति था जिसने कहा था कि भारत की जो आत्मा है ना वो गाँव में निवास करती है, और इसने बताया कि अगर हमें भारत का विकास करना है तो गांवों का विकास करना होगा, गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचानी होंगी। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी माय पिक्चर ऑफ ए फ्रीडम इंडिया में इन्होंने माय पिक्चर ऑफ ए फ्रीडम इंडिया में स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया, उल्लेखित किया था, स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया था। और महात्मा गांधी के इसी सपने को साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट, नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? ये संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित है। और चौथे भाग के आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था, मतलब ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में बताया गया है कि जब भी राज्य है ना उनके सामने अनुकूल परिस्थितियां आए तो भारत में किसकी स्थापना करें? ग्राम पंचायतों का गठन करें। ये बात कही गई थी नीति निर्देशक तत्वों में,
में, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हम कहाँ नहीं जा सकते, सर्वोच्च न्यायालय में जा नहीं सकते, न्यायालय में शरण ले नहीं सकते इनको लागू कराने के लिए। इसलिए जब भी राज्य अनुकूल परिस्थितियां आए तो इन प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकती हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ये राज्य की लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं उन्होंने बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। इनको लेकर आप न्यायालय में शरण नहीं ले सकते, इसलिए अनुच्छेद 40 लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन सरकार ने जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास करने के लिए उन्होंने विकेंद्रीकरण सत्ता को बढ़ावा दिया, तो राजस्थान सरकार के द्वारा पहली बार, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो राजस्थान सरकार ने पहली बार देखो क्या किया, गांव में पंचायतों की स्थापना कर दी। कब? एक अधिनियम लेके आए थे, ग्राम पंचायत अधिनियम 1953। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953। इस 53 के तहत राजस्थान में पहली बार चुनाव हुए थे पंचायतों के 1954 में। प्रश्न पूछ लें कि राजस्थान में पहली बार ग्राम पंचायतों के चुनाव कब हुए, तो पहली बार ग्राम पंचायतों के चुनाव 1954 में हुए थे। किस अधिनियम के तहत हुए थे? राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम, केवल ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत राजस्थान में 1954 में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, तो भारत सरकार ने भी इस दिशा में एक कदम उठाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कार्यक्रम चलाया था अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, गांवों तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था। ये प्रश्न पूछा गया कई बार। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये किया गया था 1952 में। कब किया गया था? 1952 में ये कार्यक्रम चलाया गया था। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था, उस कार्यक्रम में वो इस कार्यक्रम के तहत सफल नहीं हो पाए। तो भारत सरकार ने गांवों तक विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने हेतु एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकसित करने हेतु एक नई कमेटी का गठन किया, जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। सभी को अच्छी तरह याद करना है, बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पंचायती राज से संबंधित बहुत पूछे जाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन हुआ था, देखो इस समिति का गठन हुआ था 56 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? इसने रिपोर्ट दी थी 57 में। सुनिए बात, आप ध्यानपूर्वक सुनिए इसकी बातें। उसने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी थी। तो इस रिपोर्ट के तहत, बलवंत राय मेहता समिति के तहत भारत में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का फार्मूला इसके द्वारा दिया गया था। कौन सी तरह की व्यवस्था? त्रिस्तरीय, 3 स्तर की, 3 लेयरों की 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में बताया था बलवंत राय मेहता समिति ने। वो कौन कौन से थे आपको अभी भी पता चलता होगा कि चुनाव 3 स्तरों पे होते हैं। एक तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, सभी को पता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के चुनाव होते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद के चुनाव होते हैं। किसके चुनाव होते हैं? जिला परिषद के चुनाव होते हैं। अब देखिए, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था का फॉर्मूला कौन सी समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय में 3 नाम है, देखो 1, 2 और 3। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय व्यवस्था को जन्म दिया गया था। वो 3 स्तर कौन से थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। लेकिन राजस्थान में चुनाव तो हो रहे थे, कौन से हो रहे थे? केवल ग्राम पंचायत वाले हो रहे थे। तो राजस्थान ने एक अधिनियम पारित किया था, कौन सा? फिर 1959 में। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, राजस्थान सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। उसका नाम क्या है? राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959। क्या नाम रखा गया था उसका? बाद में इसमें रखा गया था, राजस्थान सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, जिला परिषद
अधिनियम 1959, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ सकते हैं राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1959 में पारित किया गया। और ग्राम पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया था, 1953 में, 1953 में पारित किया गया था। त्रिस्तरीय लागू करना है तो ये तुमने पारित कर दिया, और ये कब लागू होंगे, जब इनको अधिनियम में पारित करेंगे। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये अधिनियम लेके 1959 में क्या दिया गया, त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया था। और पूरे भारत में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार चुनाव हुए थे। कहाँ पे, राजस्थान में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और राजस्थान में इसकी शुरुआत किसने की थी, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी, 2 अक्टूबर को। कहाँ की थी, बगदरी गांव। और बगदरी गांव कहाँ पड़ता है, बगदरी गांव नागौर में इसकी शुरुआत की थी। बगदरी गांव नागौर में इसकी शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात है। ऐसे पूछ लें कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों का सबसे पहले चुनाव कब हुआ था, आप उत्तर देना 1954। और राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार चुनाव कब हुए, तो 1959 में हुए थे। इसकी शुरुआत किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ की थी, बगदरी गांव में की थी, और नागौर के यहाँ की शुरुआत हुई थी। कई बार राजस्थान में सबसे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव हुए थे। तो इसके बाद ऐसा कौन सा जो राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर आया था, वो आंध्र प्रदेश था। वहाँ 11 अक्टूबर को ये व्यवस्था कब लागू हुई थी, 11 अक्टूबर को। कब लागू हुई थी, 11 अक्टूबर को लागू हुई थी। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। 1959 की बात है, आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को यह व्यवस्था लागू हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। तो आप सने सने पढ़ते जाइए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ये पोर्शन है ना जो पंचायती राज का है, हम इसको अच्छी तरह से पूरा हल करेंगे। आप ध्यान दीजिए। अब आगे देखो, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होगी, लेकिन अभी तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, संविधान में भी तो कोई उल्लेख नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, यह व्यवस्था शुरू हो गई थी। शुरू होने के बाद इसका अध्ययन करने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए, इनका निरीक्षण करने के लिए एक समिति बिठाई गई थी। कुछ समितियां राजस्थान सरकार के द्वारा गठित की गई हैं और कुछ समितियां भारत सरकार के द्वारा गठित की गई हैं। तो हम राजस्थान सरकार की समितियों के अलग पढ़ेंगे और भारत सरकार की समितियों को अलग पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन सी समिति भारत सरकार के द्वारा गठित है और कौन सी समिति राजस्थान सरकार के द्वारा गठित थी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा सबसे पहले समिति जो गठित की गई थी वो थी सादिक अली समिति। सादिक अली समिति कौन सी थी, सादिक अली समिति थी। 1953 साथ में डेट 1963, साथ में डेट याद करना, कई बार क्रम से पूछ लेते हैं, क्रम से समितियों के बारे में बताइए। तो इस समिति ने क्या रिपोर्ट दी थी, इस समिति ने कहा कि अगर पंचायतों को सुदृढ़ करना है, तो वित्त की व्यवस्था करनी जरूरी होगी, वित्त के प्रावधान करने होंगे। वित्त संबंधी जो प्रावधान है ना वो सादिक अली समिति ने दिए थे। इसके बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा दूसरी समिति गठित की गई थी, गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति, सुनते जाइए आप लोग। यह समिति गठित की गई थी 1973 में। गैसे गिरधारी, इस समिति ने रिपोर्ट में क्या कहा था कि इस समिति की सिफारिश में कहा गया कि ग्राम सेवक है, आज देखो मेरा ग्राम सेवक है यानी ग्राम सचिव, यानी वर्तमान में इसका पद का नाम क्या है, वीडीओ। क्या नाम है, वीडीओ। तो इस पद का सर्जन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, ग्राम सेवक का। तो आपका उत्तर होना चाहिए गैसे ग्राम, गिरधारी गैसे ग्राम सेवक है। तो ग्राम सेवक के पद का सर्जन हुआ था गिरधारी लाल व्यास समिति 1973।
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया कि ग्राम सेवक के जो पद का सृजन कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश पर किया गया 1973 में। विद डेट याद कर लेना, विद डेट इसलिए याद करना कि राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो जो समितियां बनाई हैं उनको चरणबद्ध कीजिए, क्रमबद्ध कीजिए, तो आपको ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद इस तीसरी समिति जो कौन सी समिति थी, अल्लाल सिंह खर्रा समिति, अल्लाल सिंह खर्रा समिति, अल्लाल सिंह खर्रा समिति 1990 में गठित की गई थी। तो कई बार ये पूछ लेते हैं अल्लाल सिंह खर्रा समिति का संबंध किससे है, तो चार ऑप्शन आ जाए कुछ भी, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, अल्लाल सिंह खर्रा समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे, पंचायती राज व्यवस्था से है। तो लाल सिंह खर्रा समिति ने भी 1990 में गठित हुई थी। इस समिति ने भी सुझाव दिए थे कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करते रूप दिया जाए। राजस्थान सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए 2008 में गुलाब चंद कटारिया समिति का गठन किया गया था। गुलाब चंद कटारिया समिति, गुलाब चंद कटारिया समिति, गुलाब चंद कटारिया समिति का संबंध भी किससे है, गुलाब चंद कटारिया समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है। ये गठित हुई थी 2008 में। तो आपको इस प्रकार से चारों समितियों के बारे में पढ़ना है जो पंचायती राज व्यवस्था को भारत राजस्थान में सुदृढ़ करने के लिए बनी गई समितियां हैं। इनको क्रम से याद करना, गिरधारी लाल व्यास समिति में किस पद का सर्जन हुआ इनको याद करना, और लाल सिंह खर्रा समिति कब गठित हुई 1990 में, और गुलाब चंद कटारिया समिति 2008 में गठित हुई थी। इस प्रकार से राजस्थान सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने हेतु ये चार समितियां बनाई थी, जिन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट में वित्तीय व्यवस्था के बारे में, जो गिरधारी लाल व्यास समिति ने ग्राम सेवक और ग्राम सचिव के बारे में बताया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम भारत सरकार के द्वारा गठित समिति, सभी लिख लीजिए इसको। अब पढ़ते हैं भारत सरकार के द्वारा गठित समिति। सुनिए, भारत सरकार। तो वीडियो का पद कब आया था, वीडियो का मतलब आज वीडियो है, पहले क्या था वो ग्राम सेवक। तो आपका उत्तर आना चाहिए 1973 में जो गिरधारी लाल व्यास समिति की रिपोर्ट के तहत इस पद सर्जित हुआ था। अब आगे भारत सरकार के द्वारा गठित समिति। तो भारत सरकार के द्वारा गठित समिति देखिए आप, भारत सरकार, ये भारत सरकार के द्वारा गठित समितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली समिति मैंने आपको बता दी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति। ये 1956 में गठित की थी और इसने अपनी रिपोर्ट 57 में दी थी और त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में बताया था। बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति 1956 में गठित, 57 में इसने रिपोर्ट दी थी और 57 में रिपोर्ट के तहत क्या बताया था, 57 में इसने रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट के तहत तय था कि पंचायती राज की व्यवस्था वो किस प्रकार से की जाए, त्रिस्तरीय की जाए, त्रिस्तरीय व्यवस्था में बदली जाए। तो ये बताया था। 3 स्तर आपको मैंने बता दिए पहले। ये पहली केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा गठित समिति थी। दूसरी समिति थी केस्थानम समिति, केस्थानम समिति, केस्थानम समिति। इस समिति ने एक बात तय थी, क्या करना है, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। तो वित्तीय केस्थानम समिति ने कहा कि वित्तीय सुदृढ़ता, वित्तीय पावर उपलब्ध की जाए, वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान की जाए, सुदृढ़ता प्रदान की जाए। ये बात है केस्थानम समिति 1964 में कही थी। किसने, केस्थानम समिति ने। इसके बाद में भारत सरकार के द्वारा तीसरी महत्वपूर्ण समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, लेकिन इसकी समिति की सिफारिशों को माना नहीं गया था, लेकिन इस समिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन समिति है, अशोक मेहता समिति। देखो नाम यहाँ पर भी मेहता आ रहा है, वो बलवंत राय मेहता समिति में मेहता आ रहा है। तो नाम देखो, बलवंत राय मेहता में तो 3 नाम है, तो इसने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में, और अशोक मेहता में कितने नाम हैं, 2 नाम हैं। तो इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था के बजाय द्विस्तरीय व्यवस्था में बदला जाए। द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी इसने, कितनी, 1977 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, 1977 में अपनी रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट में कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया जाए,
द्विस्तरीय व्यवस्था के बारे में बताया था, द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। और अशोक मेहता ने और क्या बताया था? अशोक मेहता की देखो मैं 5-6 बातें बताऊंगा, आपको सब यादें करनी है और वो सब प्रश्न पूछे गए हैं आज तक के। और अशोक मेहता समिति ने कहा कि अगली इसकी रिपोर्ट में देखो आप, अशोक मेहता समिति ने कहा कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाए, एससी और एसटी के लिए किया जाए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाए। लेकिन इसकी सिफारिशें लागू नहीं हुई थी। लेकिन आपको याद रखना है कि अशोक मेहता समिति कब गठित हुई थी? 1977 में गठित हुई थी। एससी एसटी का आरक्षण का प्रावधान किया था, द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाए इसके बारे में बताया गया था। मतलब द्विस्तरीय व्यवस्था में कौन क्या क्या नाम बताए थे? इसने 2 बताए थे। कौन कौन से? जिला स्तर पर तो जिला परिषद का गठन किया जाए, जिला स्तर पर तो किसका? जिला परिषद का गठन किया जाए, ये बात कही थी। लेकिन बाद में एक बात आई थी, किसका गठन किया जाए? 2 स्तर तोड़ दिए उसने, तो मंडल पंचायत का गठन किया जाए। किसका? मंडल पंचायत। मंडल पंचायत में कितने गांव आएंगे? 1520 गांव आएंगे और उन गांवों को बाकी दोनों स्तर खत्म कर दिए जाए, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त करके उनके स्थान पर मंडल पंचायत का गठन किया जाए। और मंडल पंचायत में 15 से 20 गांव जो आपस में उनको जोड़कर एक मंडल पंचायत का गठन किया जाए। इस प्रकार से इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था। और एक बात और कही थी अशोक मेहता समिति ने कि पंचायतों का कार्यकाल कितना रखा जाए? पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष रखा जाए। लेकिन इसकी किसी भी सिफारिश को माना नहीं गया था। इंपॉर्टेंट बात यह है। लेकिन पूछते इससे संबंधित प्रश्न कि अशोक मेहता समिति ने किस तरह जो पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, सिफारिश की थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए द्विस्तरीय व्यवस्था की। 1977 में गठित हुई थी। पहली बार पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान कौन सी समिति ने मैंने रिपोर्ट में कहा था? तो 1977 की अशोक मेहता समिति ने कहा था। किस रिपोर्ट में यह कहा गया पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना किया जाए? 4 वर्ष किया जाए, तो ये अशोक मेहता समिति ने कहा था। इस प्रकार से हमने कितनी समिति पढ़ ली? भारत सरकार के द्वारा गठित बलवंत राय मेहता समिति, के स्थानम समिति, अशोक मेहता समिति। अब और आगे बढ़ते हैं, चलिए। जीवी के राव समिति, अगली कौन सी समिति है? जीवी के राव समिति। सुनिए आप लोग आराम से, जी वी के राव समिति 1985 यह भी समिति इंपॉर्टेंट है। जीवी के राव समिति, इस समिति में कितने नाम आ रहे हैं बेटा? देखो सभी 4 नाम आ रहे हैं, 1 2 3 4। चौथे इसने ताकि 4 स्तरीय, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था की बात करता है। ये जीवी के राव समिति 1985 में किया गया था। और इस समिति का गठन किया गया था योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग। आज तो ये योजना आयोग खत्म हो गया है, इसके स्थान पे क्या आ गया? नीति आयोग। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग ने सिफारिश की गई कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए जीवी के राव समिति द्वारा बताया गया क्या कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नियमित चुनाव कराए जाएं, वित्तीय जो संसाधन है वो प्रोवाइड करवाए जाए, उपलब्ध करवाए जाए, वित्तीय मामलों में सुदृढ़ता प्रदान की जाए। और पंचायतों का कार्यकाल इस रिपोर्ट में कहा गया था 8 वर्ष किया जाए। देखो कि अशोक मेहता में 2 नाम थे, दुगुना कर दिया, 4 वर्ष किया गया था। तो अशोक में जीवी के राव में 4 नाम है, 1 2 3 4। तो 4 को 2 से गुणा करोगे तो इसने कहा था कि 8 वर्ष। किसने कहा था? 8 वर्ष पंचायतों का कार्यकाल किया जाए। इस प्रकार से जीवी के राव समिति जो योजना आयोग के द्वारा गठित थी 1985 में, पंचायती राज को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए गठित समिति। आज योजना आयोग है नहीं, उसके स्थान पर नीति आयोग गठित हो चुका है और नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसको अब खत्म कर दिया गया। तो अब इस समिति ने क्या कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था है ना, वो क्या होनी चाहिए? सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूती दो, वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाओ। तो इसके कार्यकाल को इन्होंने कहा कि 8 वर्ष किया जाए, नियमित चुनाव करवाए जाएं। ये बात इसके द्वारा की गई थी। अब इसके बाद में 2 समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है और दोनों समितियों की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पहली समिति थे, देखो पीके थुंगन समिति। एक तो बताऊं पहले, रुको, LM सिंघवी समिति। ध्यान देना,
दोनों ही समिति अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एल.एम. सिंघवी समिति और दूसरी है, सुनो दूसरी, पी.के. थुंगन समिति, पी.के. थुंगन समिति। अब पूछ रहे हैं दोनों समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। यह गठित हुई थी 1986 में और यह गठित हुई थी 1988 में। दोनों ही समिति इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986, इस समिति ने क्या कहा था? इस समिति ने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया जाए? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ये बात एल.एम. सिंघवी समिति ने कही थी और पंडित उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी बात को माना और उन्होंने संविधान में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए, हमारे संवैधानिक संशोधन करने के लिए वो संविधान क्या करते हैं, 64वां संविधान संशोधन लेके आते हैं। वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है लेकिन लोकसभा में पारित हो जाता है और उसमें राजीव गांधी की सरकार का विघटन हो जाता है, तो इसलिए वो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता, तो ये 64वां संविधान संशोधन वहीं रद्द हो जाता है। इसी प्रकार से नगरीय शासन व्यवस्था में भी उन्होंने संशोधन करने के लिए 65वां संविधान संशोधन लेके आए थे लेकिन लोकसभा में पारित हो जाता है और सरकार के विघटन होने के कारण 64 और 65 दोनों पारित नहीं हो पाते। ये राजीव गांधी का प्रयास जरूर था लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। अब एल.एम. सिंघवी समिति के बारे में राजीव गांधी ने एक बात कही थी, ये पंचायती राज व्यवस्था का पुनरुद्धार करने वाली समिति है। क्या है, तो पूछ लें कि पंचायती राज व्यवस्था का पुनरुद्धार करने वाली समिति किसको कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति को कहा जाता है। और दूसरी समिति पी.के. थुंगन समिति, इस समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। किसकी बात कही थी? संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, संवैधानिक दर्जा देने की बातें कही गई थी। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों समितियों की सिफारिश पर पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 मतलब 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में लेके आए थे। कौन? पी.वी. नरसिम्हा राव उसमें भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे, वो लेके आए थे। उनकी सरकार में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था और या स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या किया? इसको संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब किया? 73वां संविधान संशोधन 1992 नाम था इसका। और ये लागू कब हुआ था, ये सब बातें पढ़ेंगे। और इस संशोधन को करते समय संविधान में कई जगह इनका उल्लेख किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9, कौन सा? भाग 9, केवल भाग 9, देखो याद रखना। 73वें संविधान संशोधन भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ए से लेकर 243 ओ तक ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया था। ये भाग 9 था जिसमें 243 खुद प्लस में 243 ए से लेकर 243 ओ तक है, यानी टोटल कितने आर्टिकल हो गए? 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेदों में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में तो आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 में कब पारित हुआ? देखो 92 में ये लेके आए थे, तो 92 में ये 22 और 23 दिसंबर को तो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है। कितने को? 22 और 23 दिसंबर 1992 को तो यहाँ तो पास हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए जाता है तो राष्ट्रपति इसको हस्ताक्षर करते हैं 20 अप्रैल 1993। 1993 को राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन हस्ताक्षर करने पर कानून बन तो गया, लेकिन जब तक गजट में नोटिफिकेशन नहीं जारी होता तब तक वह लागू नहीं होता। इसको लागू किया गया था संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को। ध्यान रखना 24 अप्रैल के दिन को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि संविधान पूरे भारत में यह लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993
को ये लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। इसलिए इस दिवस को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में भाग 9 में इन अनुच्छेदों में इनका प्रावधान किया गया। 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसका प्रावधान है। 16 अनुच्छेद हैं। और साथ में क्या किया गया कि एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। और 11वीं अनुसूची कैसे, उसका वो किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं अनुसूची। तो पूछ लें 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। कितने से है? पंचायती राज व्यवस्था से है। और साथ में इस सूची में जोड़ते हुए पंचायतों को कितने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई थी? पंचायतों को 29 विषयों पर, याद करना, कितने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई थी? 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए, संविधान संशोधन करते हुए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। साथ में देखो ये क्या गया, 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे भारत में लागू हो गया था। लेकिन राज्य सरकारों को दिशा निर्देशित किया गया कि 1 वर्ष के भीतर सभी राज्य इससे संबंध में कानून बनाएंगे और इसको लागू करेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसके तहत सबसे पहली बार इस संबंध में अधिनियम किसने पारित किया था? तो वो कर्नाटक ने किया था। और जबकि इस व्यवस्था के तहत सबसे पहली बार चुनाव किस राज्य ने करवाए थे? तो वो मध्य प्रदेश ने करवाए थे 1994 में। ये इंपॉर्टेंट बात है। और राजस्थान सरकार के द्वारा पहली बार इस व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ था 1995 में। ये तीनों बात याद करने वाली बात है कि बताया गया था कि संविधान में 24 अप्रैल 1993 को जब लागू हुआ, उसमें कहा गया कि सभी को 1 वर्ष के भीतर इस व्यवस्था को लागू करना होगा, इससे संबंधित अधिनियम पारित करना होगा। तो सबसे पहले कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। वो किया गया था 10 मई 1993 को। और इससे संबंधित पहला अधिनियम पारित करने वाला राज्य था कर्नाटक। और इसी व्यवस्था के तहत कौन था? कर्नाटक था। और इसी व्यवस्था के तहत सबसे पहले चुनाव कराने वाला राज्य कौन सा था? इसी व्यवस्था के तहत सबसे पहले चुनाव कराने वाला राज्य था मध्य प्रदेश, जिन्होंने मई जून 1994 को, मई और जून के आसपास 1994 को इन्होंने चुनाव करवाए थे। ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने इसे संबंध में अधिनियम कब पारित किया था, ये याद करना। ये तो है एक बताया ना, पंचायती राज अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 और पंचायती राज अधिनियम 1993। ये भारत सरकार का, लेकिन नाम आ जाए राष्ट्र पीछे जुड़ के, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको क्या लिखना है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में देखो, यो 24 अप्रैल को लागू हुआ था ना, 24 अप्रैल 1993 को। तो राजस्थान सरकार ने जस्ट एक दिन पहले, 1 साल पूरे होने के भीतर करना था, तो राजस्थान सरकार ने 23 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया। 23 अप्रैल 1993 को अधिनियम पारित करके लागू किया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 94 को, ये 94 को लागू किया था। तो कब पारित किया? 1994 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। तो ये याद रखना, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से जाना जाता है। वहाँ ऑप्शन में आएगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1993, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1992, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1995। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। हाँ ने, तो कब लागू हुआ था पूरे राजस्थान में? ये 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ये राजस्थान सरकार के द्वारा प्रयास था। ठीक है। अब इसके क्रम में आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक तो ये अधिनियम पारित करा दिया। ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम को पारित करवाने के साथ साथ क्या कहा कि अब हमें चुनाव करवाने हैं। तो जुलाई में उन्होंने क्या किया? जुलाई के अंदर, जुलाई 1994 में, अप्रैल में पास कर दिया। तो इन्हें राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की।
और पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त किसको बनाया गया था? पहला राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ को पहला निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। इससे संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको बता देना, जुलाई 1994 को गठन हुआ था। और जो क्या करवाती है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित चुनाव करवाती है, यानी स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं, जबकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कौन करवाते हैं? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये गठन होने के बाद में सरकार ने क्या किया, अब हमें चुनाव कराने, तो सरकार ने जनवरी और फरवरी में, जनवरी और फरवरी में राजस्थान सरकार चुनाव करवाती है 1995 में। और राजस्थान में पहली बार चुनाव कब होते हैं? 1995 में इसके तहत करवाए जाते हैं। तो पूछ लें आपको कि राजस्थान पंचायती राज जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन, उसके तहत राजस्थान में पहली बार चुनाव कब हुए? तो 1995 में हुए। तो आपको उतरना चाहिए। जैसे ही 95 में उन्होंने गठन कर दिया, पैसा चाहिए तो उन्होंने क्या किया? वित्त आयोग का गठन कर दिया। किसका? वित्त आयोग का गठन कर दिया। वित्त आयोग का गठन कर दिया। कब किया? 1995 में। ठीक है ना? अब तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके? 6 गठित हो चुके। 6 के अपने को नाम याद करने, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि इनमें से कौन सा राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, इसलिए सभी वित्त आयोगों के अध्यक्षों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी जरूरी है। यदि आप सेट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस संबंधित जैसी परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपको थोड़ा गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को फाइट कर पाओगे। इसलिए आप सभी जुड़े रहिए, क्लास से लगातार जुड़े रहिए। चलिए आज इतना ही पढ़ाते हैं, कल इसे संबंधित हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान वित्त आयोग, अब आपको मैं वो सब बातें बताऊंगा 243 ए से याद करके ओ तक कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या एक ट्रिक से बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सभी को आज की क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।